राम राम जी सारे ने। मैं मीनाक्षी और तुम देखने लग रहे हो फर्स्ट वन हरियाणवी, दुनिया का ऐसा पहला सैटेलाइट चैनल जो हरियाणवी भाषा में है। तुमने सब नबेरा है कि हम क्यों कर कलाकारा ने इस स्टेज पर लावे हैं, उनसे बातचीत करे हैं, उनकी जिंदगी की कहानी धरती बतावे हैं। तो आज जो है मैं रोहतक में हूँ। रोहतक के पुराने बस स्टैंड के दूर एक कॉलोनी पड़े है जिसका नाम है आदर्श कॉलोनी। आदर्श कॉलोनी में रवे है कमलजीत सिंह। भाई कमलजीत सिंह से मैं मुलाकात भी करवाऊंगी। असल में तुम देखोगे तो देखते तो खैर चेहरा पहचाने जाओगे, पर इससे पहले मैं थोड़ी सी बता दूं हूँ कि फास्ट वन के साथ में जो एक चैनल है खबर फास्ट तय कमलजीत ने शुरुआत करी थी। और आज जब कमलजीत की कहानी तुम जानोगे तो वाकई में सोचोगे कि वाकई में क्या बात है। आज का युवा अगर एक बार स्टार्ट के में कर ले तो वो किस लेवल तक पहुंच सके है। तो चलो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं थारते डायरेक्ट मिलवा हूँ कमलजीत तक। कमलजीत भाई राम राम। राम राम जी, आपको भी और सभी देखने वाले दर्शकों को भी। कमलजीत भाई, एक वो हमारे दर्शकों ने अपनी जिंदगी की थोड़ी सी कहानी बता दो। पहला बचपन के बारे में कुछ एक बता दो। बचपन तो बहुत ही रंगीन रहा हमारा। हरियाणवी में आपने बोला तो हरियाणवी में बताएंगे आपको सारा कुछ। बचपन में मैं सन्नी देओल का बहुत तगड़ा फैन रहा हूँ, और सन्नी देओल की वजह से ये लगा लो कि मैं सारी जितनी जो भी फिल्म देख लेगा था सन्नी देओल की, घातक लो, घायल लो या फिर गदर लो, उस दिन उसी फिल्म की एक्टिंग चला करती। मतलब वो सीढ़ी लेके चला अपने पापा की कंधे पे, तो मैं सीढ़ी ढा लिया करता, तकिए बांध लिया करता और फिर मैं घातक का सन्नी देओल बन जाया करता। नलका उखाड़ा करता तो मैं नलके उखाड़ने लग जाया करता। तो ऐसे फाइट के सीन अपने छोटे भाइयों के साथ करा करता। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं जो बचपन की, जो मुझे लगता है कि ये कारण थे जो मैं इस लाइन में आगे बढ़ा। मतलब ये एक्टिंग वाला कीड़ा जो है वो बचपन तय है। बचपन से मुझे लगा कोक से ही था। अच्छा चलो, हमारे दर्शकों ने एक बात और बता दो कि पढ़ाई लिखाई करते की है। पढ़ाई लिखाई में मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, एमकॉम किया है मैंने, और उसके अलावा टैली वैली की थी मैंने, कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह भी किए, और जॉब की मैंने 1.5-2 साल एज एन अकाउंटेंट मारुति कंपनी में हिसार में। उसके बाद सडन मेरा प्लान बना कुछ रीजन की वजह से, जो मैं मुंबई गया। तो कहने का मतलब नहीं है मजा नहीं आया जॉब में, है ना? मजा नहीं आया, मतलब ऐसा लग गया यार 9 to 6 की जॉब के लिए मैं बना ही नहीं। मुझे लगा कोई भी आर्टिस्ट बना ही नहीं होता है 9 to 6 एक फिक्स जॉब करने के लिए। तो उसके दिल में खलबली मची रहती है कि यार मैं कब, ये चीज मेरे लिए नहीं है, मैं शायद एक बंद कमरे में बैठ के रहने वाला इंसान नहीं हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं अंदर उसके अंदर गोतेखारी होती है कि यार मैं कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में विनर रहा और इतने सारे पार्टिसिपेशंस किए मैंने, अवार्ड्स भी जीते, अप्रिसिएशन मिलती थी टीचर्स से, दोस्तों से, अपने रिलेटिव से। सब बोलते थे कि यार तू तो जाना चाहिए मुंबई। तो ऐसे कई कारण थे कि यार अपना चकदे फट्टे करो, निकलो। तो मैं निकल गया मुंबई। फिर वहाँ पे काफी मशक्कत हुई है, वो बताएंगे आपको। देखो मुंबई जाए पीछे ना मैंने यह बात भी सुनी है कि शुरू में जय कोई जावे है तो जाए पीछे बहुत स्ट्रगल करना पड़े है, पापड़ बेलने पड़े है। उड़ जाए पीछे के पापड़ बेले, पहला तो नहीं बता दो। पापड़ बहुत बेले भाई, क्या क्या बताऊं आपको। सबसे पहले पापड़ तो जब जॉब छोड़ी मैंने, मेरे पापा नाराज हो गए थे। ठीक है, सबसे बड़ा पापड़ तो वही था। उनको उस नाराजगी के साथ छोड़ के आगे बढ़ना मेरे लिए बड़ा बहुत ही मुश्किल मोमेंट था। उसके बाद सोचा था कि 6 महीने में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अगर मैं टीवी पे आ गया तो मैं उस जर्नी को आगे कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज वापस आ जाऊंगा और जैसा कहेंगे जॉब की तैयारी वैयारी वो करूंगा। बट मैंने 6 महीने में इतनी तैयारी की कि मैं 3 महीने में टीवी पे आ गया था। एक सावधान इंडिया करके सीरियल मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने थिएटर किया और जॉब भी की वहाँ पे पार्ट टाइम। तो थिएटर करके कॉन्फिडेंस आया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मुझे, बेस्ट एक्टर से सम्मानित हुआ मैं पहले ही प्ले में। तो मुझे लगा यार अब शायद इस जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो उसके बाद मैंने जर्नी को कंटिन्यू रखा, काफ़ी सारी जगह, काफ़ी फिल्मों में, फीचर कास्ट में, जूनियर्स में भी काम किया फॉर एक्सपीरियंस। और करते करते कॉन्फिडेंस ये हुआ कि यार अब मैं इस जर्नी को कंटिन्यू रखूंगा और इसी में कुछ करके रहूंगा। हमारे दर्शकों ने ना एक आधी सीरीज वगैरह, जो सीरियल वगैरह करा हो, सीरीज किया, फिल्म करा हो, उसके बारे में थोड़े से दर्शकों ने बता दो ना। भी तो बेरा लगा है हमारे भाई कमलजीत ने कि कुछ कर रखा है। जी, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने सीरियल से शुरुआत की। काफ़ी सारे यूट्यूब के भी क्राइम एपिसोड बनते थे, उससे शुरुआत की। सावधान इंडिया किया, उसके बाद साईं बाबा सीरियल आता है सोनी टीवी पे, उसमें मैंने 200+ एपिसोड्स में काम किया। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा मेरी लाइफ का, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबी जर्नी मैंने
गया मेरा काम। उसके बाद उसी के सोनी चैनल का ही एक और एपिसोड आता था, सीरियल आता था अहिल्याबाई। अहिल्याबाई में भी मैंने काम किया। और उसके अलावा मैंने एक फिल्म की, फिर एक बूंद ए ब्लू डायमंड शूट की थी। अभी उसका टीज़र अभी आ गया है और आपके इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला हुआ है, शेयर किया है, बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी आपके सामने। उसके अलावा ये लगा लीजिए कि मैंने फिल्म फेस्टिवल के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए, यूट्यूब की काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्मों में काम किया, एज एन लीड, मेन लीड, नेगेटिव लीड, सेकंड लीड, ठीक है। और फिल्म फेस्टिवल में मुझे एक फिल्म के लिए, ममता के लिए, मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने एक वेब सीरीज़ की थी जिसमें ईशा मालविया है मेरे साथ में पहुंचे में, उसमें भी मैं मेन नेगेटिव लीड मैंने उसमें काम किया है। उसका नाम था M7 द डेथ गेम, वो भी रिलीज़ होगी बहुत जल्द। और एक फिल्म का नाम है भोला, वो भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। काफ़ी सारे, एक वेब सीरीज़ है एडिक्शन करके। और रिसेंट एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, तस्करी, एक वेब सीरीज़ आई थी इमरान हाशमी की, नेटफ्लिक्स पे, आपको शायद पता हो तो। उसमें भी एक छोटा सा कैमियो मैंने किया था, अच्छा रोल था मेरा। और एक लास्ट एक इम्पोर्टेंट वेब सीरीज़ आ रही है मेरी, द स्टोरी ऑफ ग्लिच करके, उसमें भी मैं मेन नेगेटिव लीड के तौर पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द वो भी आपके सामने होगी। और एक बंगाली फिल्म मैंने की, वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए और काफ़ी मज़ा आया मुझे अलग भाषा में काम करके, जबकि मेरी तो उसमें एक नॉर्थ एक्टर के तौर पे एक कैरेक्टर रखा गया था, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश ही बोलता हूँ, बट ये बंगाली समझ लेता है, ऐसा है। तो ये कॉफ़ी हाउस करके इस फिल्म का नाम है, ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे चलेगी, पैन इंडिया फिल्म होगी, ये भी बहुत जल्द आएगी। तो इसके अलावा मैंने एड फिल्म की काफ़ी, लक्स कोजी के लिए और अर्निज केमिकल के लिए, CSP मसाला ब्रांड के लिए, कुछ काफ़ी सारे ब्रांड प्रमोशंस भी किए, शुभम के मार्ट, शुभम के ज्वेलर्स, इनके लिए भी काफ़ी सारे मैंने ये प्रोजेक्ट किए एड्स वगैरह में। और एल्बम सॉन्ग भी किए मैंने लखनऊ में, उनका किसी के लिए, और अदबियत करके एक एल्बम सॉन्ग का नाम है, और 2-3 सॉन्ग ऐसे मैंने किए वहाँ पे। और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो भी मैं अभी तो नहीं बता सकता, जिनकी प्लानिंग चल रही है, तो बहुत जल्द वो भी कोशिश होगी कि आप सबके सामने आएंगे। तो ये अभी तक मेरी जो है मेहनत है और छोटी सी जर्नी का हिस्सा है, जो दिन रात करके मैंने थोड़ा सा कोशिश की है अचीव करने की, अपने हरियाणा का नाम रोशन करने की सबसे पहले। तो अभी भी कोशिश जारी है, देखते हैं आपके सामने। हरियाणा के रोहतक तक लेकर गए एक लड़का, जब मुंबई गया तो मुंबई में कुछ जो सर्कल के लोग थे या जिनकी गेला के मर रहे थे, कुछ अलग था महसूस करे उड़े, क्योंकि रोहतक आड़िया के बारे में ना आजकल बेरा है, आजकल के कुछ फैल रही भाई ये बहुत आकड़ू हुए हैं, इन्हें बोलन का नहीं बेरा, मतलब इस तरीके की। मुंबई जाए पीछे कुछ इस तरह का आपने फील होया हो कि हाँ भाई कि रोहतक आड़िया या तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या समथिंग कुछ भी? जी, मैं आपको सबसे पहले बात बताता हूँ, हरियाणवी भाषा ना मुंबई जैसे शहर में कहीं भी चले जाओ बहुत पसंद की जाती है, मैंने यहाँ तक देखा है। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी हरियाणवी में किसी को बोल देता ना कुछ, तो ग्रुप में गुस्से में बोल देते, प्ले में, या फिर कुछ एक्टिंग कर देता मैं, तो वहाँ के लड़के लड़कियां से बोलते थे, भाई एक बार और बोल दे हरियाणवी, एक बार और बोल के दिखा दे यार। तो ऐसा लगता है यार बड़ा ये तो खुश होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी की मेंटेलिटी थी कि भाई हरियाणा के लोग थोड़े से लाइक बुद्धू होते हैं, वो थोड़ा सा उनकी वो थॉट रहता है कि गवार होते हैं। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा कभी फील किया, अपने लिए नहीं, मैंने उनके बातों में ये चीज़ों को फील किया कि हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे ये धारणा गलत होती जा रही है, साबित होती जा रही है कि हमारे हरियाणा की इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है और हरियाणा के आर्टिस्ट जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जयदीप अलावत सर या फिर रणदीप हुड्डा साहब, ऐसे बहुत से ऐसे कलाकार जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इस धारणा को पछाड़ दिया है बिल्कुल, और पूरा डंका बज रहा है इस टाइम पे हमारे हरियाणा का, और इस बात पे प्राउड फील होता है। तो लोग अभी भी, हरियाणा के बहुत से लोग हैं, मैं जो देखता हूँ, नाम तो क्या लूँ मैं, वो अपने आप को छिपाते हैं, हरियाणा का नहीं बोलते मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो मैं बड़ा उनको बोलता हूँ, मैं तू जहाँ से वहां से बोला करो ना, रोहतक से है या जहाँ से, जींद से, सोनीपत से, हिसार से, जहाँ से भी हो तुम, हरियाणा से हो तो प्राउडली बोलो इस चीज को, प्राउडली बोलो कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, और हरियाणा का नाम होता है इससे। तो छुपाने की इसमें दिक्कत क्या, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि भाई जहाँ के हो वो बताया करो, हरियाणा के हो, रोहतक के हो, वो ठाठ से बोला करो, क्यों? वह यही है जी मेरा संदेश। कमल भाई, जिंदगी में कोई ऐसा पल जिस टाइम पर बहुत ज्यादा दुख होया हो, आत्मा रोई हो किसी चीज में लेकर? कई ऐसे पल आए, बहुत से पल आते हैं ऐसे। वहाँ तो ये लगा लो कि हम जिस तरह से अपना 200% देते हैं, मेहनत करके हार्डवर्क करते हैं अपना, और उसके बाद आपको लगता है कि आप
पूरे एलिजिबल हो इसके लिए, पूरे कैपेबल हो और आपको उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिला है, उसके बावजूद, उस सिलेक्शन के बावजूद भी कई बार आपको उस काम से हाथ धोना पड़ता है। आपको आपके हाथ से वो काम किसी और को दे दिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये बड़ी दुखदाई सिचुएशन होती है उस टाइम पे कि कैसे डील की जाए चीज़। बड़ा दुख उठता है, बड़ा गुस्सा उठता है, फिर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, गुस्सा कर नहीं सकते, फिर रिलेशन खराब होते हैं, आपकी इमेज खराब होती है। एज एन आर्टिस्ट आपको पोलाइट रहना पड़ता है, चीज़ों को डील करना पड़ता है, इजीली करके, इजी वे में करके चलना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको झेलनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, मेंटली पीस को बरकरार रखते हुए आपको आगे चलना पड़ता है। ये है बस। देखो ये तो काम से रिलेटेड हो गया कि भाई हम मेहनत करने लग रहे हैं, हमने इतना अप्रोच नहीं मिल रहा है, या फिर भाई थोड़ा सा हमें ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यो दुख तो हो गया, वो दुख अलग है। ये तो काम से रिलेटेड दुख है, आपकी एक्टिंग से रिलेटेड दुख है, आपके करियर से रिलेटेड दुख है। कुछ ऐसी दर्द की कहानी जो आपने अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में झेली हो? वो तो क्या करेंगे बता के, लोग दर्द पसंद नहीं करते, लोग खुशियां और स्टारडम की कहानियां पसंद करते हैं, हार्डवर्क की कहानी पसंद करते हैं। दर्द तो देखो, दर्द तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, मुझे लगता है। दर्द किसी ना किसी की लाइफ में किसी ना किसी रूप में अलग अलग तरीके से आ रहा होता है, सब उसको डील करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। तो दर्द ही है ये, एक घर से दूर बैठे हो आप, अपने घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप उस टाइम पे उनके साथ नहीं होते हो, बड़ा दुख होता है। मेरी दादी लास्ट टाइम एक्सपायर हो गई थी, मुझे टिकट भी नहीं मिला और मैं शूट में फंसा हुआ था, मैं उस टाइम पे आ नहीं पाया, इतनी तकलीफ थी कि मैं किसी तरह से उड़ के पहुंच जाऊं। तो छोटे छोटे ऐसे बहुत शादी ब्याह में नहीं कई बार आ पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं ऐसे जो लगता है कि यार घर पे होना चाहिए था इतनी जल्दी में। और भी ऐसे मूवमेंट की क्या बताए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी आती है जो घर पे भी नहीं शेयर कर सकते आप, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि यार अकेलापन सा फील होता है। वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो साथ रहकर भी छल करते हैं, क्या बोलूँ मैं। तो उन चीज़ों को छोड़ देता हूँ मैं। मुझे लगता है कि आप ऑनेस्ट रहो, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, अपने टैलेंट पे, अपने स्किल्स पे काम करते रहो और निरंतर चलते रहो। वो जो लोग हैं, वो गलत लोग आपसे छन जाएंगे वो, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी सबको पछाड़ देगी, आपका स्किल, आपका टैलेंट कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छीन सकता। दैट्स इट। अच्छा कमलजीत भाई, एक बात और बताओ, पर्सनल पे जा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है भाई। 10वीं तक तो बालक की छोड़ दे दो, +2 के बाद थोड़े से बालक ज्यादा होगा, दयाले 2.5 दिन आ जाया कर। वे 2.5 दिन आए थे कदे? 2.5 दिन आप किस वे में बताऊं मैं आपने ना? 2.5 दिन किस वे में पूछ रहे हो आप भाई? कदे कोई गर्लफ्रेंड बनी हो? नहीं, ये सब नहीं हुई। ये बस कॉलेज में मस्ती दोस्त मेरे बहुत थे, सर्कल बहुत बड़ा था मेरा, तो लोगों को गलतफहमी जरूर हुई है बहुत सारी। लेकिन मैं क्योंकि मेरा माइंडसेट थोड़ा सा फिल्मी रहा स्टार्टिंग से, तो मेरे दोस्त, लड़के लड़कियां सब हर तरह के रहे। मेरे सीनियर मैं खुद बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे MA MCOM के दोस्त होते थे। जब मैं MCOM MA में हो गया तो मेरे BA फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, BCA BBA के दोस्त, तो हर तरह के लड़के लड़कियां मेरे दोस्त होते थे। तो सब तरह के दोस्त रहे हैं। गर्लफ्रेंड का तो क्या बताऊं मैं आपको। ना वो तो बता दो। ना जी, ये नहीं बता सकता मैं। आपने चित्र पढ़ाओगे, बाबू अंदर ही बैठा है। बाबू कुछ नहीं कहोगे। देखो आने वाले टाइम में भगवान करे बहुत अच्छे लेवल पे जाओ, ठीक है, बॉलीवुड स्टार बनो, दुनिया देखे कि हाँ भाई कि कमलजीत भाई के थे और के हो गए। तो भाई कमलजीत की कुछ तो ऐसे पॉइंट मेरा होने चाहिए ना कि हाँ भाई कमलजीत की लाइफ में भी कोई था। थोड़ा सा आ जान दो, प्रोजेक्ट 3-4 प्रोजेक्ट रिलीज हो जान दो। नहीं तो पता चला यही रख लिया मैं मुंबई, तू बहुत हो गया रे, तू यही रहे। तो वो नहीं चाहता मैं बाद में कभी बताएंगे आपको अच्छे से कहानी। थोड़ा सा बनन दो, प्रोजेक्ट रिलीज होने दो 2-4, फिर करेंगे इस मुद्दे पे बात। बाबू के चित्र तो डर लागे। भाई इसका डर तो होना ही चाहिए, सब रहे, बहुत जरूरी भी है। बड़े बड़े कड़े लगा रही है। वो तो डायरेक्ट तो नहीं बताते पर इनडायरेक्ट तो है। ये तो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आप फिल्मी हो, आप थोड़ा सा रहते हो तो आपके बहुत से दोस्त ऐसे बन जाते हैं। हर तरह के दोस्त रिलेशन आपके चलते रहते हैं, थोड़े बहुत तो मस्ती मजाक। अब ये तो पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और इट्स पार्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो। इस पार्ट ऑफ लाइफ का कोई सीरियस पार्ट भी होगा? कोई ऐसा सीरियस पार्ट नहीं, सबसे सीरियस पार्ट मेरा करियर ही है फिलहाल। और उससे बढ़ के तो मैं भी किसी को मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दे रखी है अपनी लाइफ में, बिकॉज बड़ी मुश्किल से इस रास्ते को चुना था।
इस रास्ते से बड़ी मुश्किल से चला हूँ मैं, घर वालों की नाराजगी झेल के, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि सबको, मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है। कोई मेरे चाचा पुलिस में है, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर है, मेरे पापा खुद सीआईडी रिटायर्ड है, पॉलिटिक्स में है। तो सबकी इच्छा थी कि यार जॉब करना। तो मैं बड़ी मुश्किल से उन सबको जब इस चीज में छोड़ के गया हूँ, तो फिर मेरी एक ही धुन है कि यार जब तक प्रूफ नहीं करूंगा तब तक तो इन चीजों में नहीं जाऊंगा। तो ये थोड़ा हार्ड चैलेंज लिया हुआ अपने आप से। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बता दो, कितने भाई बहन हो, फैमिली में कौन कौन है? परिवार जी मेरा अच्छा बड़ा परिवार है। मेरे पापा और 7 भाई है, ठीक है, एक बहन है, और मेरी माँ है, मेरा भाई है बड़ा, छोटी बहन है, ठीक है, और भाई भी हरियाणा लेवल पर अच्छा नाम है, प्रिंस राज करके, एंकर भी है, सिंगर भी है, और साथ साथ एजुकेशन भी कर रहे हैं। और छोटी सिस्टर है प्रिया, वो अपने तैयारी कर रही है गवर्नमेंट जॉब की। मम्मी हाउसवाइफ है। बाकी मेरे ताऊ जी है, 7 भाइयों में जो है पटवारी है, पापा सीआईडी में थे, अब पॉलिटिक्स में है। उनसे छोटे चाचा जो है मेरे एक्सपायर हो गया, उनसे छोटे चाचा तहसील वेलफेयर ऑफिसर है, उनकी मिसेज इंग्लिश लेक्चरर है, और उनसे छोटे चाचा सब इंस्पेक्टर है पुलिस में, और उनकी वाइफ हाउसवाइफ है। उनसे छोटे चाचा फूड एंड सप्लाई में इंस्पेक्टर है, उनकी वाइफ भी टीचिंग में है, और उससे छोटे चाचा भी, उनकी खुद की कंपनी है ट्रेडिंग इवेंट की, वो मॉडल भी रहे हैं, मिस्टर हरियाणा रहे एक टाइम पे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। उन्हीं से कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर मैं फिल्म लाइन में गया हूँ मुंबई में। तो ये अभी छोटी सी जर्नी है, बाकी तो बहुत बड़ा परिवार है, तो सार क्या बताऊँ आपको। देखो कहने का सीधा सीधा मतलब तो ये है कि परिवार में किसी न किसी की एक्टिंग का कीड़ा था ही पहले तय, पर वो कीड़ा कमल भाई का लड़ गया। मुझे ये लगा कि यार मेरे परिवार ना एक कैमरा घुमाओ, एक थोड़ा सा ऊपर उधर। ये मेरे पापा और 7 भाई है, ठीक है, और सातों के सातों पूरे स्मार्ट है, ठीक है। सबके अंदर एक हीरो पर्सनैलिटी में बचपन से देखता आया हूँ। तो ऐसा लगता था कि सारे ही घर में, सलमान खान, संजय दत्त, शाहरुख खान, गोविंदा, सनी देओल, सारे ही घर में ही है। तो ये डांस वांस पर्सनैलिटी सबकी अच्छी थी। तो मुझे लगता था यार मेरे परिवार में से कोई फिल्म में क्यों नहीं गया, तो ये बड़ा लगता था मुझे। तो मुझे लगा फिर मुझे तो जाना चाहिए, तो मैं चला गया। अच्छा, जो आज की युवा पीढ़ी है ना, एक चीज और पूछना चाहूंगी, आजकल जो है कि जो अपनी सोशल मीडिया है ना, इस पे फुहड़ता का दौर न जो है बहुत तगड़ा चल पड़ा है। क्या मानो इसके बारे में, क्या सोचो हो? फुहड़ता सिर्फ यहाँ नहीं, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ही चल पड़ा है ये दौर तो, और जो कि बहुत ही बेकार लगता है मुझे। और ये कि पर्सनल है, वैसे काफ़ी घर की औरतें रील वील्स में किसी भी तरह से कुछ भी वीडियोस बनाती हैं। लड़के, आजकल के बच्चे छोटे छोटे कुछ भी वीडियोस बनाते हैं, उनको बच्चे भी देखते हैं, उनसे वो इन्फ्लुएंस पड़ता है, उन पर उनका इफेक्ट पड़ता है, और बहुत ही बुरा है उनके फ्यूचर के लिए ये चीज़ें, उनके बचपन के लिए ख़ास तौर पे, कि उनके बचपन में जो चीज़ें उनको नहीं देखनी चाहिए वो चीज़ें उनको इस रील और फ़ोन के माध्यम से मिल जाती है। तो सोचना चाहिए लोगों को जो घर में इस तरह की वीडियोस बनाते, ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि यार समाज में बच्चे भी है, देश में बच्चे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, खुद के घर के बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समाज संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं भी एज एन एक्टर, हम बहुत काम करते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों को ध्यान रखता हूँ कि यार कुछ ऐसे ना किया जाए कि जिससे कि परिवार संस्कृति पे कुछ बुरा असर पड़े। तो थोड़ा सोचना चाहिए, बड़ा निंदनीय है ये चीज़ें, तो ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा ध्यान देना चाहिए घर के लोगों को, बड़े लोगों को भी और औरतों को भी, कि कुछ ऐसा ना करे जिससे कि बच्चों पे गलत असर पड़े। तो यही है, थोड़ा ध्यान दे तो सब समझदार है। तो ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ज़्यादा बोल रहे हैं, हमें कौन होता है समझाने वाला, हमें दबा रहे हैं, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती है। बट हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल ये अपने आप में एक्टर कम है कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर है, तो क्या मानना है? एक्टर हो तो सही मायने में आओ ना, मुंबई मेहनत करो, थिएटर करो, थिएटर में कुछ अचीव करके दिखाओ, वहाँ पे टीवी पे काम करके दिखाओ, मूवीज में काम करके दिखाओ, आके दिखाओ टीवी, तो पता लगेगा आप एक्टर हो। अब तो घर में मैंने देखा है, मैंने भी पर्सनल फील की है 2-3 चीजें, कि मैं एक बार कहीं बैठा था और अब उसने बोला कि यार कितने फॉलोवर है आपके इंस्टाग्राम पे? अभी इतने हैं फॉलोवर, लाइक वाइक देख के बोला इससे ज्यादा तो मेरे लाइक आ जाते हैं घर पे।
मैं अच्छा, तो उन्हें ये नहीं पता कि मेरे लाइक जो करने वाले लोग हैं वो कौन है और तुम्हारे लाइक करने वाले लोग हैं वो कौन है। तो उनको उसमें ही डिफरेंस दिख रहा है, मैं किस मेहनत से काम करके मेरे किस कैटेगरी के लोग मुझे वो कर रहे हैं और वो किस बेस पे इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई मेहनत करो, थोड़ा सिंसियरिटी रखो, रिस्पेक्ट करना सीखो एक आर्टिस्ट की, हर चीज की। तो ये चीजें जो अनअवेयर और अनएजुकेटेड टाइप के लोग होते हैं वही करते हैं ऐसी बातें, ऐसी हरकतें। तो उनसे ज्यादा मुंह ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा है कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो दाग आपके ऊपर ही आएंगे। सो उनको छोड़ देना चाहिए।